हैं, कोई चिंता की बात नहीं बेटा, सब कुछ बार बार रिवाइज होगा, रिपीट होगा, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। चलो तुम लोग कहते हो पहले मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं वही करा देती हूँ। पहले इसकी हमने कहानी भी थोड़ी सुन ली ना, मॉडर्न हिस्ट्री। चलो अब बस बातचीत बंद कर दो बेटा। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स थे। कल हमने बात की थी कि जिसको हम कहते हैं मध्यकाल, 8वीं से 18वीं शताब्दी। इस टाइम पर इंडिया में 2 तरह के लोगों ने राज किया। एक जो सुल्तान थे जिन्होंने क्या बसाई थी, सल्तनत, और एक जो बादशाह थे जिनकी बादशाहत थी, बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बनाई थी एक आदमी ने जिसका नाम था औरंगज़ेब। पर जैसे खुद इसकी प्रवृत्ति थी कि अपने पिताजी को भी इसने कैद में रखा, 8 साल भाइयों को मार डाला, इसके मन में ये चोर था कि मेरा जो बेटा है कहीं वो भी मुझे अपदस्थ कर दे। तो इसने क्या किया कि उसको ना तो ज़्यादा समझाने वाला, ना कोई इस तरह की उसकी समझ डेवलप की, खुद राज करता रहा 1707 तक, जबकि इसका बर्थ ईयर है 1617। 90 साल तक। एक होता है कि भाई ठीक है 50, 60, 70 तक राज करे फिर हट जाए, ये बैठा ही रहा। और इसके सामने कभी इसके बेटे की हिम्मत नहीं हुई कि पूछ ले कि पिताजी हमारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, कहाँ से टैक्स आता है। जब ये मरा जिस दिन, उस दिन इसके बेटे को गद्दी मिली, लेकिन तब तक वो कहलाने लग गया शाह ए बेखबर, जिसको कोई खोज खबर ही ना हो कि मेरे बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कहाँ मेरा टैक्स का सिस्टम है। शाह ए बेखबर सिर्फ 5 साल राज कर पाया, 7 से 12, अगला 1 साल 12 से 13, फिर 13 से 19, मतलब मजाक टाइप चल रहा था। और अगर ध्यान से देखें तो इस आदमी का दबदबा इतना था कि 150 साल इसके वंशज बस गिरते पड़ते टाइम काट गए, क्योंकि 1707 में ये मरा और 1857 में जाके BEIC ने भारत पर एक तरह से राज उनका हटके महारानी का आया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक भी राज हमारे बादशाह का ही था, जो किसके वंशज से, क्योंकि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जो तृतीय कहलाता है वो इसी का तो वंशज है। 150 साल डर काम कर गया। ये डर किसके प्रति था लोगों के मन में, औरंगजेब। तो 150 साल इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम सोचो आज से 150 साल बाद तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पीढ़ी में कौन होगा कौन नहीं होगा, हमारा वंश चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। इसके मरने के बाद 150 साल इनके हाथ में राज रहा, क्योंकि इसका दबदबा इतना ज़्यादा, इसका खौफ इतना ज़्यादा था। और इसके बाद फिर हमने पढ़ा था धीरे 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 भारत में एक नया धर्म अपनी जड़ें जमा रहा था, ईसाई। जो मेडिएवल पीरियड था इसमें कौन सा धर्म आया था, इस्लाम। लेकिन अब कौन सा धर्म आ रहा था, ईसाई। ईसाई धर्म लेकर आए थे जो हमारे देश में ये 5 ताकतवर देश आए थे, PDEDF। यहाँ से स्टार्ट होती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो बेस पता होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो सारी कहानियाँ 2 दिन तक एक तुम्हारा बैकग्राउंड तैयार किया कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री आई। ये PDEDF एक्चुअल में 5 देश हैं। P का मतलब यहाँ है पुर्तगाल, पोर्टुगीज़ जिसको हम कहते हैं। D का मतलब है डच, और डच का मतलब है हॉलैंड के लोग, हॉलैंड के लोग। इसी को हॉलैंड को ही नीदरलैंड भी कह देते हैं। तो हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग डच कहलाते हैं, जैसे हम इंडियन कहलाते हैं। तो इनका नाम DUTCH लिखते हैं, T इसमें साइलेंट है। E का मतलब ये लोग इंग्लैंड के थे, और D का मतलब ये लोग डेनिश थे, यानी ये डेनमार्क जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ से आए थे डेनिश पीपल। और F का मतलब है फ्रेंच, फ्रेंच। फ्रांस और जो अपना इंग्लैंड है ना, इन दोनों में, या कह लो जो UK और फ्रांस है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कभी पुराने ज़माने से ही दिखावटी दोस्ती रही, पर दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों चाहते थे हमारी टेरिटरी बढ़ती जाए, इसलिए इन दोनों ने अपनी अपनी कंपनी बनाई। यहाँ एक प्राइवेट कंपनी बनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी तो बनाई, लेकिन उसका नाम रखा गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया क्योंकि इनके लिए हम ईस्ट में थे। अगर इनके नज़र से देखो तो हम लोग ईस्ट में ही तो पढ़ते थे। अब ये जिस देश से आए अपने देश का नाम आगे कर लिया, तो इनकी कंपनियों के नाम हैं BEIC और FEIC। इनमें अंतर क्या है, ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी है। 200 लोगों ने अपनी जेब से खर्च करके एक व्यापार की कंपनी स्टार्ट की, जबकि ये जो कंपनी है ना, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। कोई भी चीज़ जब गवर्नमेंट रन करती है तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं कि किसी एक का नुकसान नहीं होता, लेकिन एक बड़ा नुकसान ये है कि हर चीज़ में इसकी परमिशन लेनी पड़ती है।
उस परमिशन में साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी, 10 साल भी ना मिले परमिशन। जबकि प्राइवेट कंपनी का क्या होता है, अब प्राइवेट कोई संस्थान है, उसका जब मन करेगा तब वो छुट्टी करेगा, जब मन करेगा वर्किंग आवर्स बढ़ा देगा, घटा देगा, कोई नियम कायदे से चलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सरकारी में तो हर चीज़ परमिशन, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई बड़ा अधिकारी बैठा है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, किसी प्राइवेट स्कूल में छुट्टियाँ एक्सटेंड करनी हैं तो प्राइवेट स्कूल का मालिक की मर्जी है, छुट्टियां बढ़ा दो मत बढ़ाओ। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टियां एक्सटेंड करनी है तो क्या प्रिंसिपल के हाथ में ये पावर है? वो एसआई को कहेगा, स्कूल इंस्पेक्टर को, वो एईओ को कहेगा, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, वो डीईओ को कहेगा, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, फिर उससे ऊपर अगली अगली पोस्ट डीडी तक, डायरेक्टरेट जो एजुकेशन का, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाके तब फाइनली चिट्ठी पहुंचेगी कमिश्नर के पास जो एजुकेशन का होगा। फिर वो सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं। अब इसमें पता चला सर्दी की छुट्टी बढ़ानी थी, आते आते गर्मी आ गई, एप्लीकेशन पड़े पड़े, ऐसे ही होता है इंडिया में। तो फिर वो कहेगा अब कैसी छुट्टी, फिर क्रॉस कर देगा। इन्होंने कल फील किया यार ठंड बढ़ गई है, ठीक है मैनेजमेंट को कह दो ऑफिस में कि एक सर्कुलर निकाल देंगे, एक मैसेज डाल देंगे, कल से छुट्टियां एक्सटेंड कर दी। इनके काम बेटा जल्दी होते हैं। जो प्राइवेट संस्थान होता है ना, वो इसीलिए ज्यादातर प्रॉफिट में रहता है क्योंकि उसको डिसीजन एकदम से करने की पावर है। गवर्नमेंट में क्या है, डिसीजन लेने में ही दिन लग जाने, चाहे अच्छा डिसीजन हो टाइम लगेगा। आपको पता नहीं होगा गवर्नमेंट स्कूल में जो ये फ्री की वर्दी, फ्री के कॉपी किताब आते हैं ना, ये ज़्यादातर ऐसा होता है सर्दी बीतने के बाद इनकी स्वेटर्स आती हैं। क्योंकि मैंने तो जॉब किया है, मुझे पता है गर्मियों की चीज़ें सर्दियों में आती हैं, सर्दियों की चीज़ें गर्मी, क्योंकि वो वहाँ से पहले सेंक्शन होंगी, फिर वो उसका फंड आएगा, फिर वो खरीदी जाएंगी, तब तक सर्दियाँ उतर जाती हैं। ये हाल है गवर्नमेंट सेक्टर का। तो इस कंपनी को सबसे बड़ी दिक्कत थी, इसको बार बार परमिशन लेने के लिए अपने देश की तरफ आ तो गई है इंडिया में, लेकिन इसको कोई डिसीजन लेना है तो इसको फ्रांस की तरफ देखना पड़ता था कि सर ये डिसीजन ले लें। अब उसमें 1 महीना 2 महीना 6 महीने तब फोन कॉल तो थे नहीं, कोई चिट्ठी पत्री जहाज में रख के जाती, फिर वहां से जहाज में आती। इसीलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पीछे रह गई, एक बड़ा कारण था। अदरवाइज बराबरी का कंपटीशन था बीईआईसी का और एफईआईसी का। अगर स्टार्टिंग में देखें, जैसे एक ट्रिक हम याद करते हैं, पीडीईडीएफ, इनमें सबसे पहले पोर्टुगीज आए हैं। ये बड़े समझदार थे, चालाक भी थे। इन्होंने इंडिया आने का रास्ता खोजा वास्को डी गामा ने, पानी से आया था ना ये देखो, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, तो ये पहले यहाँ से यहाँ आने का इनका रास्ता था। लेकिन बीच में ना इस एरिया में जो अरब कंट्रीज पड़ती हैं, मैंने आपको बताया था अरबी जो इलाके थे ये इस्लाम धर्म को मानते थे, बंटवारा हो गया था ना, इस तरफ कौन सा धर्म ज्यादा था, ईसाई, और इस तरफ था इस्लाम। जब इनमें कट्टरपन आ गया, मारकाट मच गई, तो इस्लाम वालों ने कहा हम इनका व्यापार क्यों बढ़ने दें, इनको पैसों में पीछे करेंगे, इनकी आर्थिक गतिविधियां होने ही नहीं देंगे, इनका व्यापार रोकेंगे। इन्होंने इनके एरिया से आने वाले व्यापार को दुखी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इनका सामान आता पड़ा रहता 20-20 दिन, उसको लादते ही ना अपने जहाज़ों में, फिर वो गल जाता, सड़ जाता, उसकी टूट फूट होती। तो इन्होंने कहा यार ये तो रोज़ का काम हो गया, अब इनके कब तक हाथ पैर जोड़ेंगे, इससे बढ़िया ऑल्टरनेटिव रूट निकाल लें। तो इन्होंने अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा कि तुम लोग जाओ और खोजो नया रास्ता। एक आदमी चलते चलते उसी सीरीज में इंडिया आ गया, जिसका नाम आप कहते हैं वास्को डी गामा। तो भारत आने का रास्ता नया खोजा उसने। कहाँ से था ये रास्ता? ये था अटलांटिक ओशियन से। अटलांटिक ओशियन का नाम सुना है? वर्ल्ड में 5 बड़े ओशियंस है ना, जिसमें एक सबसे अगर कहें व्यस्त, सबसे ज़्यादा चलने वाला, तो वो बड़ा तो है पैसिफिक, लेकिन ज़्यादा चलता है अटलांटिक। ये मैं थोड़ा सा एक रफ सा बना रही हूँ आपके लिए। ये 6 तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका है नीचे की तरफ, जहाँ बर्फ है, कोई रहता नहीं है। इसमें अगर मैं पानी को बनाऊँ तो देखो ये इंग्लिश के एस जैसा, जैसे एस लिखते हैं, एस फॉर शीप या एस फॉर शिप, तो ये एस जैसा जो देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा आवाजाही शिप्स की, व्यापार की, जहाजों की इन्हीं के बीच होती है सबसे ज्यादा। इसका नाम है अटलांटिक ओशियन, इसी को बोलते हैं अटलांटिक। इस अटलांटिक ओशियन की आकृति एस जैसी है और सबसे बिजिएस्ट है, ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम है, सबसे ज़्यादा बिजी है। इसके ये धरती ऐसी नहीं जैसे मैंने बनाई है, मैंने तो आपको एक रफ बना के दिखाया, एक्चुअल में धरती है गोल। तो अगर मैं सोचो ये मूवेबल हो ये बोर्ड, मैं इस हिस्से को इसको पीछे ले जाके
ऐड कर दूं तो ये वाला हिस्सा इसके बिल्कुल पास आ जाएगा। इसको इमेजिन करो ये पीछे गोल होता हो मुड़ के, मुझे दोनों सिरे अगर जोड़ने हो, मैं इसको मूव करूं तो ये हिस्सा जाके इसके साथ चिपक जाएगा ना, तभी तो एक बनेगा ये गोल। अब ये सोचो, इसीलिए यहाँ पे जो ओशियन मैप में यहाँ दिखता है वही ओशियन यहाँ भी दिखता है। ये इसका लॉजिक है। इन दोनों तरफ दिखने वाला एक्चुअल में पीछे जाके एक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है जिसे आप कहते हैं पैसिफिक, या जिसे आप कहते हैं प्रशांत महासागर। आप सबको पता है जापान जो है सबसे ज्यादा वहाँ अर्थक्वेक्स आते हैं, पता है ये बात तुम लोगों को, और वहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। तो इसका कारण क्या है, जो प्रशांत महासागर है ना, इसकी एक बेल्ट है जिसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। पानी के अंदर जो है वॉल्केनिक इरप्शन, पानी के अंदर, क्योंकि धरती पे 70% पे तो पानी है ना, तुम्हें जो वॉल्केनिक दिखाई देते हैं वो अर्थ के ऊपर जो ये लैंड एरिया पर है ये, पर इस पानी के नीचे पता नहीं कितनी बार ज्वालामुखी फटते हैं। तो पानी के नीचे फटने वाले ज्वालामुखी से पानी जो यहाँ पैसिफिक है इसकी हलचल बढ़ती है, और इसलिए सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं प्रशांत महासागर के आसपास। सुनामी तुम्हें अगर याद हो, बहुत छोटे तुम रहे होगे, 2004 की घटना है। तो उस टाइम पे इंडिया के, नहीं गुजरात में तो बेटा आज तक भगवान की दया से नहीं आया और ना ही आए। गुजरात में भुज में जो था वो तो वॉल्केनिक इरप्शन था। मैं तो सुनामी की बात करूँ ना, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसमें टी साइलेंट लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं, लिखते हैं टी सुनामी, बोलते हैं सुनामी। कौन सी भाषा का है ये? जापानी भाषा का। इसमें आपको पता होगा ऐसे पानी की जो वेव्स हैं वो बढ़ती बढ़ती बढ़ती, उनकी हाइट इतनी बढ़ जाती है, इतना वेग उनमें होता है, इतनी स्पीड होती है कि पूरी बिल्डिंग्स तहस नहस कर जाती हैं। 2004 में सुनामी आया था जो इंडिया के अंडमान निकोबार के आसपास तक पहुंच गया था। बहुत भयानक था, उसने हमारे साउथ की तरफ इतना भयानक एक मंजर क्रिएट किया था। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियोस हैं। पानी आया और पूरे होटल्स गायब, जो बहुत ज़्यादा जिनकी इनकम थी ना, सोर्स ऑफ इनकम था टूरिज्म का, सब खत्म हो गया था। ये गिनी ही नहीं गई कितने लोग मरे, कितनी लाशें कहाँ गई, बहुत बुरा हाल हुआ था। हम ब्लेस्ड हैं, इंडिया में आज तक ऐसा कोई सुनामी नहीं पहुंचा, जबकि पानी हमारे आसपास चारों तीन तरफ तो पानी है ही हमारे। तो सबसे ज़्यादा जो सुनामी आता है या सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, वो इस पट्टी के आसपास। ये कौन से महासागर की पट्टी है? प्रशांत। इसके नीचे लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो सबसे बड़ा अगर ओशियन कहें तो पैसिफिक। दोनों हिस्सों पे क्यों दिख रहा है तुम्हें लॉजिक समझ में आया? पीछे जाके एक है, ये उससे छोटा है पर ये बिजी ज्यादा है। बिजी क्यों है? क्योंकि 4 कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, तो इन चारों में आवाजाही जब भी होगी इस ओशियन का इस्तेमाल करेंगे। कौन से ओशियन का? अटलांटिक का। तीसरा ओशन तुम्हारे इंडिया के नीचे की तरफ पड़ता है और उसकी शेप इंग्लिश के वाई जैसी है, जैसे वाई लिखते हैं ना, इस तरीके से। इसका नाम अकेले का है जो किसी देश के नाम पर है, जिसे तुम कहते हो इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन इकलौता ऐसा महाद्वीप, हमने नाम नहीं रखा, इसका नाम पहले से है, मतलब कभी इंडिया के नाम पे ही पड़ा होगा, तो इंडियन ओशियन। अगर कहें चौथा ओशियन तो यहाँ ऊपर की तरफ पड़ता है और लगभग बर्फ से भरा रहता है। इसमें पानी कम है और बिल्कुल पूरा कवर्ड रहता है आइस से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है समुद्र तल से। इसका नाम है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। क्या नाम है इसका? और सबसे नीचे अगर इन सारे पानी को तुम इकट्ठा देखो तो ये कहलाता है दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। तो 5 महासागर हुए, एक सबसे बड़ा पैसिफिक। आवाजाही कम है, दोनों तरफ दिखता है, एक्चुअल में एक है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं और इसीलिए उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग मतलब अंगूठी, जैसे अंगूठी होती है ना गोल, ऐसे ये रिंग ऑफ फायर है। इसके आसपास बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? हाँ, इसमें टी साइलेंट है, सुनामी लिखते हैं, ये पूछ लेते हैं बहुत बार। और सबसे ज्यादा बिजिएस्ट कौन सा है? इंडिया के नाम पर है इंडियन। ये छोटा सा एक है आर्कटिक, और नीचे सारों का पानी मिला लें तो ये सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। क्लियर सबको? ये हमारे 5 महासागर हुए। एक उधर भी एक ही है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इनमें से किसमें ज्यादातर बर्फ ही जमी रहती है?
आर्कटिक में। तो ये हम वापस चलते हैं। वो आदमी जो आया हमारे यहाँ, वो बीच का रास्ता जब कलेश हो गया इनका, तो उसने नया मार्ग खोजा और उसी आदमी ने यहाँ से फिर ये कवर करते हुए यहाँ अफ्रीका के नीचे से वो इंडिया आ गया। तो जब वो इंडिया आया तो उसने नया रास्ता खोज लिया। उन्होंने 100 साल तक पूरे अकेले मजे किए क्योंकि कोई और यहाँ इस तरफ आया ही नहीं। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया आने का रास्ता खोजा था। और देखो कितने एक्टिव हैं, जैसे हम जैसा आदमी नॉर्मल हो तो पता नहीं कितने साल लगा दे काम में, इन्होंने सिर्फ 5 साल में 2 साल ये और अगले 3 साल अपनी कंपनी बना ली अपने देश में और कहा भैया इंडिया जाने का रास्ता पक्का हमें मिल गया, 2 बार आया था ये और अब हम लोग व्यापार कर सकते हैं। तो एक कंपनी बना ली पुर्तगालियों ने और इस कंपनी ने इंडिया से लगातार व्यापार ट्रेड शुरू कर दिया। ट्रेड किस चीज़ का था उस टाइम पर? स्पाइसेस का, क्योंकि मसालों की ही इनको ज़रूरत थी। तब सोने और ये सब हमसे लेके नहीं, हमें दे के जाते थे। हमारे यहाँ सोना दे जाते और बदले में अपनी शिप्स में हमारी काली मिर्च, लौंग, इलायची, जो हमारे यहाँ मुफ्त की फालतू के सामान थे ना, ये भर भर के ले जाते। धीरे धीरे इन्होंने पूरे साउथ के इंडिया के आसपास जो ओशियन था, अभी मैंने बताया कौन सा ओशियन, इंडियन ओशियन, इसमें ना एक तरह से अपना डोमिनेशन बना लिया कि भैया इस एरिया में हमारी चलेगी। और इसीलिए इनको कह देते हैं हिंद महासागर के स्वामी। इन्होंने अपने आप को कह दिया कि हम हैं पूरे इस एरिया के हेड और हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं। किसी की शिप अगर पानी में उतरी इस ओशन में तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस पूरे ओशन पे हमारा कब्जा। ये तब की बात है बेटा जब आपके देश में सोचो 1526 में आपके देश में बाबर आया था, यानी बाबर से भी पहले की घटनाएं हैं ये। तब आपकी दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी जब इन्होंने अपना साउथ की पट्टी, अब दिल्ली सल्तनत दिल्ली में व्यस्त थी। उन लोगों ने कहाँ कहाँ राज किया? लाहौर में, दिल्ली में और आगरा में। सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था ना। इसके बाद ये फतेहपुर सीकरी तो आगे जाके बसेगा। तो सोचो वो लोग तो सिर्फ ऊपर लाहौर में, दिल्ली में और आगरा में बैठे हैं, जिसको आप कहते हैं दिल्ली डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत। साउथ में क्या है, उनकी ज्यादा नजर है ही नहीं। तो यहाँ आके स्वामी बन के कौन बैठ गए? हाँ, तो पूछेंगे हिंद महासागर का स्वामी कौन था? तो हाँ, इसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये पेपर में आ जाती है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को हिंदी में एक और कहते हैं शांत जल की नीति, कि इन्होंने बड़ी शांति से अपने पैर पसारे थे व्यापार के क्षेत्र में। तो ऐसा एक टाइम आया, इनको बैठे बैठे ये तो धीरे धीरे करके क्या करते गए, पहले आए थे कालीकट पर, केरला के एक एरिया पर। फिर इन्होंने आसपास ना एक राजा था छोटा मोटा सा, उससे इन्होंने ज़मीन पट्टे पे ली और इन्होंने यहाँ का एरिया जिसको आज तुम गोवा कहते हो ये किराए पे ले लिया। उस टाइम तक गोवा इतना एडवांस्ड नहीं था, खाली पड़ा था, कुछ ज़्यादा यहाँ बढ़िया मिट्टी तो थी नहीं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते दादर, नागर हवेली, दमन दीव, इस पूरी बेल्ट पे ये आ गए। एक ऐसा टाइम भी आया जब देश का सबसे ताकतवर राजा अकबर बादशाह व्यापार करता तो इसकी शिप्स पर भी पहले इनका कागज चिपकाया जाता था। एक कागज, एक जैसे जैसे कहते हैं ना परमिट, हमें नहीं मिलता भाई, परमिट होता है जो ये टेम्पो वगैरह चलते हैं, नेशनल परमिट नहीं रखते कि भाई हम यहाँ से यहाँ ट्रेवल करें, तो इनको भी परमिट लेना पड़ता था। उस पर एक कागज चिपकता था जहाज पे कि ये बादशाह अकबर का जहाज है, पर इसके ऊपर भी परमिशन का कागज चिपकाया। वो परमिशन किससे लेनी पड़ती थी? हाँ, एक खास बात यह है कि चाहे अकबर जैसों ने कितना ही बड़ा राज किया, पानी पे इनकी कमांड नहीं थी, इनके पास नेवी बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसका फायदा पोर्टुगीज ने उठाया, बढ़िया काम किया। जब ये सब बहुत बढ़िया कमा रहे थे, 100-150 साल बाद बाकी लोग भी कंपटीशन में आए, लेकिन तब तक ये पक गए थे, इनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो गया था। डच जब इंडिया की तरफ आए तो काफ़ी लेट थे ये लोग, उतनी जल्दी ये लोग नहीं आए थे। इंग्लैंड वाले तो और लेट थे, जैसे ये लोग आए थे 1602 में, फिर ये लोग आए थे 1600 में, ये जो डेनमार्क वाले हैं 1616 में और ये 1664 में। तो इसका मतलब अगर देखें यहाँ, मान लो हम 1500 से स्टार्ट करें तो 100 साल तो लगभग इन्होंने अकेलों ने राज कर लिया उन सब के मुकाबले। अगर फ्रांस से इसको कंपेयर करें तो 150 से भी ज़्यादा साल का अनुभव इनके पास था। जब फ्रेंच पहली बार इंडिया आए तो सबसे पुराने और बहुत ज़्यादा समझदार कौन माने गए? पुर्तगालियों ने आपके साथ 100 साल तक तो पहले व्यापार कर लिया। जब कंपटीशन में डच आए तो पोर्टुगीज की एक पट्टी हो गई थी। इस तरफ किन लोगों का अधिकार था? पुर्तगालियों का। तो जब डच आए, इनको लगा यार जहाँ आदमी ऑलरेडी बैठा है यहाँ अगर मैं आऊँगा तो ये पंगेबाजी होगी, मैं दूसरी तरफ अपना हिस्सा ले लेता हूँ। उसने अपनी व्यापारिक कोठी यहाँ बनाई, जिसको मैंने कल भी बताया था, मछली
पत्तनम या मसूलीपट्टनम, इसी को कहते हैं। ये पहली व्यापारिक कोठी थी डच की। डच बहुत ज़्यादा नहीं छाएंगे। डच के देखो पैरेलल में ही इंडिया में इंग्लैंड वाले भी आ गए, पर डच पहले आए, इंग्लैंड वाले बाद में आए। बनी पहले थी कंपनी, मैंने कल भी आपको बताया था, इनका पहला आदमी 1608 में आया। इनके कान में वहाँ खबर गई, भाई तुमने कंपनी बना ली, लेकिन जाओगे कैसे, वहाँ तो अकबर बैठा है। पर जब तक इनका आदमी आया तब तक तो अकबर मर गया था, और यहाँ कौन था? फिर मैंने आपको बताया था जहांगीर को इन्होंने शराब और इस तरह के कई गिफ्ट्स दिए, तो उसने कहा मुझे दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें व्यापार करना है तो किससे पंगेबाजी लेनी पड़ेगी। इन्होंने फिर एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम मैंने आपको बताया था स्वाली का युद्ध। ये गांव था। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? इंग्लैंड। और इस तरह से क्लियर हुआ कि इंडिया में पुर्तगाली, जिनका कि बहुत बड़ा नाम था, उनके ऊपर भी हावी हो गए इंग्लैंड वाले। अच्छा, पुर्तगाली बड़े चालाक थे। इन्होंने देखा भाई 150-200, क्या बेटा, 1612 में पुर्तगालियों ने जब देखा ना कि भैया अब हमारे हाथ से बागडोर जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ना नियम है इस प्रकृति का, नेचर का। कोई भी चीज़ पहले ग्रोथ करती है, फिर 100% वो नीचे की तरफ आएगी, फिर ग्रोथ करेगी। फिर ये इकोनॉमिक्स का भी नियम है, कोई चीज़ हमेशा ऐसा नहीं होता कि ग्रोथ करती जाए। पोर्टुगीज टाइमली समझ गए कि हमारा वो ग्रोथ का टाइम गया, अब हमारे कंपटीशन में उतर आए और हमें हरा दिया। किन लोगों ने? तो पोर्टुगीज बड़े चालाक थे। इनको लगा इंग्लैंड से तो चलो हम हार गए, लेकिन इन डच वालों को भी हम जो है ना परेशान करेंगे। इनका पोर्टुगीज जो लोग थे ना, इनकी इस बेल्ट पे अच्छी पकड़ थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, गोवा पे, बम्बई, दादर नागर हवेली, दमन दीव पर। तो इन पुर्तगालियों ने अपनी लड़की की शादी यूरोप में इंग्लैंड के राजकुमार से कर दी। इनकी बेटी थी कैथरीन, उसकी शादी इन्होंने, जैसे भाई देश में नहीं शादियां होती उस जमाने में, ऐसे इतने अलग अलग देश नहीं थे, तो इन्होंने अपनी लड़की की शादी, राजकुमारी की शादी पुर्तगाल वालों ने इंग्लैंड के राजा के बेटे के साथ कर दी। और इसको कहा कि हम ना गिफ्ट देना चाहते हैं आपको दहेज में, तो हम मुंबई आपको दहेज में गिफ्ट करते हैं। देखो शादी हो रही है यूरोप में और दहेज दिया जा रहा है हमारा घर, भाई जिसका कि हमें लेना ना देना, कौन कैथरीन, कौन तुम राजकुमारी, कौन राजकुमार, लेकिन वहाँ कागजों में कह रहे हैं कि हमने तुम्हें गिफ्ट कर दिया मुंबई। यानी इंडिया को कुछ अता पता नहीं है, पुर्तगालियों ने दहेज में अंग्रेजों को क्या गिफ्ट कर दिया? मुंबई। अब हम लोग जब यहाँ आए तो हमें तो पता ही नहीं था कि एकदम आके बैठ गए कि ये तो हमारा गिफ्ट है, हम तो यहीं रहेंगे। हाँ, हमें उतनी समझ थी नहीं, हमारा ज़्यादा, क्योंकि हम पेट भरे देश से थे ना, हमने ज़्यादा कोशिश नहीं की बचाने की। मुंबई को इन्होंने डेवलप करना शुरू किया और देखते देखते मुंबई एक मेन सिटी बन गया। पहले हमारा मेन सिटी सूरत था एक ज़माने में। ये लड़े भी सूरत के लिए ही थे। जब वो स्वाली का युद्ध हुआ ना, तो ये यही कलेश था कि सूरत में किसकी फैक्ट्री, लेकिन अब इन्होंने डेवलप कर डाला एक नया शहर। कौन सा? हाँ, मुंबई डेवलप कर दिया। पुर्तगाली इस साइड हो गए कि भैया ठीक है मुंबई तुम्हारा है, हम सिर्फ यहाँ दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा और थोड़ा सा साउथ में रहेंगे, बाकी हम ज़्यादा नहीं रहेंगे। डच वालों को समझ में आ गया कि भैया इनसे पंगे नहीं लेने, ये बहुत ताकतवर है, और जैसे हम तो बुजुर्ग से हो गए, ये जवान हैं, तो इसके अंदर ताकत भी ज़्यादा है, ये कुछ भी इस तरह का काम करेगा। ये दो साइड हट गए। अब जो ये डेनमार्क वाले थे ना, जो ये डेनिश पीपल जो थे, इन्होंने देखा कि भैया इस ज़मीन पे तो जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं ना मांस के टुकड़े पे, ये ऐसे लड़ेंगे सब। इसमें पुर्तगाली भी हैं, डच भी हैं, ये अंग्रेज भी आ गए। हम ये हुए थे नए नए आज़ाद, पहले ये भी कहीं बंधन में थे। इन्होंने कहा यार इतनी एनर्जी हम इस छोटी से टुकड़े पे लगाएंगे, इससे बढ़िया छोड़ो इस ज़मीन को, नई जगह जाते हैं जहाँ ये लोग ना आए और जहाँ इनकी नज़र ना पड़े, किसी छोटी मोटी एरिया में, वहाँ जाके लूट के ले आते हैं बिना बात इस पे जिस पे सबकी नज़र है, हम और कलेश के भागी बने, छोड़ दो। इन्होंने 2-4 बस्तियाँ जो अब पहले कब्जे में ली थी ना, वो इन्होंने इंग्लैंड वालों को कहा सर हम तो आपको बेच देंगे, आप हमें कुछ पैसा देते हो दे दो, नहीं तो हम तो रहे हैं जा। तो इंग्लैंड वालों ने कहा ठीक है भैया, तुमने मेहनत की थी, तुमने ये जीती थी बस्तियां, ये मैं खरीद लेता हूँ। छोटी मोटी रकम देके डेनिश वालों ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि तुम लड़ो झगड़ो मरो, हम यहाँ से चले। तो देखो कैसे इनका रास्ता साफ होता गया। पोर्टुगीज ने इनको गिफ्ट कर दिया बम्बई, डच वालों के साथ लड़के समझ गए डच वाले कि भैया हमारी दाल नहीं गलनी। डेनिश वालों ने अपनी जीती जिताई इक्की दुक्की कोई फैक्ट्री इनको पकड़ाई और बेच चले। अब रह गया फ्रेंच। फ्रेंच देखो लेट हो गए आने में, क्योंकि इनका तब तक का एक एक्सपीरियंस हो गया। अब किसी क्षेत्र में जो काम करता है उसकी अकल ज़्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही हमारा दिमाग बढ़ाती हैं। तो जब ये नए नए आए तो इनको दिखा कि भैया यहाँ तो पहले से लोग हैं। यहाँ इनके आने के बाद सबसे ताकतवर कौन उभर रहा था?
अब इंग्लैंड वालों से टक्कर लेनी थी फ्रेंच को, तो फ्रेंच वैसे भी ताकतवर था, कोई दिक्कत नहीं थी, इनकी टक्कर हुई। पर जब जब टक्कर हुई ना, तब एक दिक्कत सामने आई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, इसको डिसीजन लेना है, क्विक ले सकती है, ये शाम को सोचेगी मुझे सुबह क्या करना और कर देगी। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी डिसीजन किससे पूछे बिना नहीं लेना, और उसकी गवर्नमेंट यहाँ है नहीं, उसको मैसेज कहाँ भेजना पड़ेगा, फ्रांस, पानी के जहाज में रख के फरमान जाएगा, फिर वहाँ डिस्कशन होंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि सरकार है तो एक आदमी तो होता नहीं सरकार, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, इसीलिए ये हर डिसीजन में पीछे रह जाती थी। कहते हैं अगर ये प्राइवेट कंपनी होती ना तो इसके काबिल अफसर थे ज़्यादा, फ्रांस ज़्यादा ताकतवर देश था। और यहाँ पे एक आदमी का नाम तो आज तक लिया जाता है, ड्यूप्ले। ड्यूप्ले कहते हैं एक ऐसा आदमी था जिसके सामने ब्रिटिशर्स भी टिक नहीं पाते थे, पर ड्यूप्ले बेचारा जब तक सोचता कि मैं एक्शन लूँ तो उसके ऊपर वो तलवार लटकी हुई थी कि अपने आप एक्शन मत ले लेना, नहीं तो तेरी नौकरी जाएगी, तू यहाँ काम करने आया है, तेरे पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर इसको याद आता कि हाँ मुझे तो लेटर भेजना है। कितनी ही लड़ाइयाँ ड्यूप्ले सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि इसको पीछे से इंफॉर्मेशन मिलने में टाइम लगता था कि भैया क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये क्विक एक्शन लेते थे। तो धीरे धीरे करके खैर आपस में इनके खूब कलेश हुए, ऐसा नहीं आसानी से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लड़े आपस में, कई जगह इन्होंने युद्धों में हमारा जो इस तरह से आपस के कलेश किए हमारी प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन फाइनली धीरे 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 फ्रेंच को समझ में आ गया कि भैया हम लोग परमिशन लेने में इतना लेट होते हैं, हम टिक नहीं पाएंगे। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि छोड़ो यार, जो है थोड़ा बहुत जितने में हमारा काम चलता उतना चला लेते हैं। इन्होंने पुदुचेरी के आसपास की प्रॉपर्टी लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली ब्रिटिशर्स को कहा देखो भाई तुम कर रहे हो यहाँ पूरा काम, हम पूरा काम नहीं करेंगे, लेकिन एक दो हिस्सा हम भी रखेंगे, हम भी तो व्यापार करेंगे ना। फिर BEIC ने सोचा यार ज़्यादा अकेले रहने पे एक दिक्कत ये होगी, सारा इंडिया अगर कभी गुस्से में आएगा तो मुझे इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मेरे लिए, इक्का दुक्का मेरे जैसा होना भी चाहिए यहाँ बाहर का। तो इसने फिर फ्रेंच को कह दिया कि ठीक है तुम पुदुचेरी तक सीमित रहना, आगे मत आना। ऐसे ही इसने पोर्टुगीज को कह दिया तुम लोग जो हो गोवा मुंबई के आसपास दादर नागर हवेली दमन दीव यहाँ तक रहना। तो अब ये अकेला नहीं है, इस जैसे लोग हैं, इस जैसे एक तो फ्रेंच बचे हुए हैं यहाँ और एक पुर्तगाली, लेकिन ये दोनों जानते हैं कि चलेगी किसकी, BEIC की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने स्टार्टिंग में अपना काम किया था सूरत में, फिर बढ़ाते बढ़ाते मुंबई में, फिर बढ़ाते बढ़ाते बंगाल में, और फिर बढ़ाते बढ़ाते मद्रास में, जिसको तुम चेन्नई कहते हो, कोच्चि तो बेटा केरला में है। तो इस तरह से इन्होंने 3 बड़ी बेल्ट बना ली। किन लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जबकि पुर्तगाली कहाँ तक सीमित रह गए, गोवा दादर नागर हवेली और दमन दीव तक, और फ्रेंच कहाँ रह गए, पुदुचेरी तक। तो तुमने पढ़ा तो है जब तुम्हारा देश आज़ाद हुआ 1947 में तो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे भारत, लेकिन जो फ्रांसीसी थे इन्होंने 1954 में तुम्हारा देश खाली किया, क्योंकि इनकी एक छोटी सी बस्ती थी, इनका ज़्यादा हिस्सा था ही नहीं, और इनसे तो हमें छीनना पड़ा अपनी प्रॉपर्टी को। 1961 में इन्होंने दादर नागर हवेली तो वापस कर दी थी हमें, लेकिन इन्होंने गोवा नहीं छोड़ा जो कि हमारा मेन लैंड था, ये कह रहे थे हमारा हिस्सा है। तो इस तरीके से देखो कैसे ब्रिटिशर्स ने सबको एक तरह से पीछे करके और अपना दबदबा जमा लिया। आई समझ में कहानी। तो आपके देश पर 5 विदेशी आए थे, PDEDF। पी का मतलब पोर्टुगीज या पुर्तगाली, डी का मतलब डच, ई का मतलब, और डी का मतलब डेनमार्क या डेनिश पीपल, और एफ का मतलब, इनमें से कौन ज्यादा कलेश में पड़ा ही नहीं, बेच बाज के जाता रहा, डच, ये सॉरी डेनिश। किन लोगों ने सबसे पहले अपना 150 साल अकेले राज कर गए, लेकिन उन्होंने राज नहीं किया, उन्होंने व्यापार किया। कौन से जल की नीति थी, शांत जल की। किसको भी परमिशन लेनी पड़ती थी, हाँ, उनके आके बसने के टाइम पे दिल्ली में दिल्ली सल्तनत थी जो साउथ में गई ही नहीं कभी, इसलिए उनका काम बढ़िया जम गया। जब ये डच आए तो इन लोगों ने चालाकी चली, इन्होंने कहा पुर्तगाली इस बेल्ट में, हम दूसरी बेल्ट में चलते हैं। कहाँ गए वो, मछलीपट्टनम। अंग्रेजों ने एक कोठी तो मछलीपट्टनम में लगाई, एक सूरत में कोशिश में थे, लेकिन सूरत में किसने हाथ खड़े कर दिए, जहांगीर ने। और इसने कहा मुझे नहीं पता, अपने लड़ो झगड़ो, तुम जो करना है करो। कौन से गांव में युद्ध हुआ, स्वाली में। इससे क्या क्लियर हो गया कि कौन कमजोर है, पुर्तगालियों ने आगे अपनी कमजोरी बखान ना करते हुए अपनी बेटी की शादी किसके घर कर दी, और उसके राजा के लड़के को क्या गिफ्ट कर दिया, मुंबई। तो मुंबई दहेज में मिल गया किसको, और किसने गिफ्ट किया, डेनिश। जब आए तो देखा यहाँ तो पहले ही ये कुत्ते की तरह झपट रहे हैं कि मैं मांस का टुकड़ा खाऊंगा, मैं तो अपना चल ही पड़ता हूँ। उसने अपना सारा कामकाज किसको बेच दिया,
और लास्ट में ताकतवर कौन आए? फ्रेंच टिकने आए थे, लेकिन फ्रेंच के पैर नहीं टिकने दिए। एक कारण था, फ्रेंच कंपनी कैसी थी? गवर्नमेंट, जबकि इंग्लैंड क्या थी? प्राइवेट। इनका टारगेट था प्रॉफिट कमाना। उस बेचारे को प्रॉफिट के लिए भी 1000 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि परमिशन नहीं है तो मैं व्यापार कैसे करूंगा। इसका एक अकेला ताकतवर आदमी जिसका नाम हिस्ट्री में आज भी लिखा है, कौन था वो? ड्यूप्ले। और इसके तो फिर ढेरों नाम है। इस तरह करके धीरे धीरे करके इंडिया पे किसका राज चल पड़ा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ध्यान से देखो, हमारे इंडिया में ना ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे, हम भी काम कर रहे थे, लेकिन हम उतने चालाक नहीं थे। ये लोग ना चालाक, धूर्त और बहुत मतलब घटिया टाइप के थे। ये अपना फायदा के लिए कुछ भी कर सकते थे। हम भी व्यापार करते थे। हमारे शहर हुआ करते थे सूरत, हमारा एक शहर था मछलीपत्तनम, और एक हमारा शहर था, ये अभी दिमाग से निकल गया, एक छोटा सा नाम था, कलकत्ता तो बहुत बाद में बना, उससे पहले एक और शहर था, चलो याद आएगा तो बताऊंगी। इन्होंने सूरत की इंपॉर्टेंस घटा दी अंग्रेजों ने, जो हमारा मेन शहर था, और इसकी टक्कर में दूसरा बड़ा शहर क्या बसा लिया? मुंबई, क्योंकि दहेज में मिल गया फ्री, उसको डेवलप कर लिया। मछलीपट्टनम की जगह इन्होंने बसा लिया चेन्नई। चेन्नई तो नाम हमने दिया, उस टाइम पे इसका नाम था मद्रास, और अभी नहीं याद आया, यहाँ पे इन्होंने बना लिया था कलकत्ता। कलकत्ता, ठीक है। तो ये हमारे शहर हुआ करते थे। हमारा ढाका था, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है ना, वो पुराने समय में एक इम्पॉर्टेंट शहर था ढाका। ढाका का मखमल बड़ा फेमस था। तो ये हमारे लोकल शहर थे, जहाँ खूब व्यापार करते थे हम, बहुत चीज़ें आती थी, बड़े मार्केट थे। इनको लगा कैसे इंडिया की चीज़ों को पीछे करना है, तो इन लोगों ने की टक्कर में उसके पास मुंबई डेवलप किया, मछलीपत्तनम की टक्कर में मद्रास, और ढाका की जगह कलकत्ता को मेन एरिया बना लिया। ध्यान से देखो, ये तीनों पानी से लगते एरिया हैं। पानी का जहाज आएगा तो सामान आसानी से उतरेगा और अंदर तक व्यापार करना आसान होगा। हमारे तीनों शहरों की इंपॉर्टेंस खत्म कर दी और अपने 3 शहर इन लोगों ने बना लिए। आज तक तुम्हारे देश में 4 मेट्रोपॉलिटन जब गिने जाते हैं ना, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई या मद्रास की गिनती करते हैं। तो ये उनके टाइम में प्रोग्रेस हुई थी बेटा इन एरियाज में। इन्होंने सबसे पहले जब 1739 में हमारे देश की पोल पट्टी खुली, जब ईरान से आया ना शाह, कौन सा शाह? नादिर शाह। ईरान से अटैकर आया नादिर शाह, और इसने दिल्ली को लूटा और कई दिन तक रहा, जबकि दिल्ली में सोचो औरंगजेब का वंशज है और वो भाग खड़ा हुआ कि भैया जो लूटेगा लूट जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। वो इतना नालायक था कि उसने अपने, ये सच बात है, उसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचाई। भैया क्या होते थे जो लोग राजा थे कि लड़ते मर जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी में जीते जी किसी को एंट्री नहीं देंगे। लेकिन ये इतना नालायक था मोहम्मद शाह रंगीला कि इसके टाइम पर ही अटैक हुआ और ये अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के भाग गया कि मेरा बचना जरूरी है, प्रॉपर्टी जाए भाड़ में। मतलब जो बाप दादा की इतनी बड़ी संपत्ति खाली कर गया। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, और दिल्ली अकेली को नहीं लूटा, दिल्ली में उस टाइम पे सबसे बड़ा किला हुआ करता था लाल किला। मैंने आपको पित्रादुरा शैली बताई होगी, कैसे वो बिल्डिंग बना के उसके अंदर वो ना, इस अपने साथ सारे बड़े बड़े कारीगरों को लाया। लाल किले में पित्रादुरा शैली थी। कभी घूमने जाओगे ना लाल किला, तो लाल किला ना बेसिकली एक चीज़ नहीं होती थी, किले के अंदर ढेर सारी बिल्डिंग्स होती थी। तो उसमें कोई शाही खास बिल्डिंग जो होती थी, अब आप दिल्ली जाओ तो आपको दिखाई देगा, वहाँ पे एक जगह है जिसे कहते हैं दीवान ए खास, उसमें खास आदमी बैठते थे। आज भी आप देखेंगे ना, उसमें कोट कर रखे है, लेकिन वो गोल्डन पेपर है, उस जमाने में वो रियल गोल्ड था। तो आप देखेंगे व्हाइट कलर का संगमरमर है, उस पर बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे से, अब तो वो लूट के ले गया, लेकिन उसका रेप्लिका टाइप में ना कुछ कुछ जैसे इस तरह का चिपका दिया जो देखने में वैसा ही लगता है। तो वो अपने इन लोगों को लाया और लाल किले की दीवारों में जो जड़ाऊ काम था ना, इनको उतार उतार के वो छेनी हथौड़े से और भर भर के अपनी बोरियां ले गया। कितने दिन तक सोचो इसके आदमी काम करते रहे। तब रंगीला को ये शर्म नहीं आई कि भाई मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी लूट रहे हैं, तो मैं कम से कम मरूंगा तो मर जाऊंगा, कम से कम बेइज्जती तो ना हो। आज सोचो हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं कि ये बेशर्म था, ये निर्लज्ज था, इसको शर्म नहीं थी। हिस्ट्री में ऐसे नाम लिखा ना इसने अपना। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में नादिर शाह दिल्ली आया, लाल किले को लूटा, और लाल किले में ना
एक बहुत बड़ा, जब आप एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा बाग टाइप आता है, फिर अंदर जाते हैं तो अगर गाइड आप करेंगे बताएगा एक दीवान ए आम एक जगह होती थी जहाँ राजा डेली बैठता था और उसके बैठने का एक अलग सा स्पेशल एक जगह होती थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सा ना सोफा सेट था बेटा, आज के घरों में जो सोफा सेट है, लेकिन ये राजशाही था। इसके ऊपर जैसे ऐसे छतरी से लगी हुई थी, उसके नीचे बहुत बढ़िया बैठने का सेट। तो उस सेट को कहते थे मयूर सिंहासन, उसी को कहते थे तख्त ए ताऊस। तुमने नाम सुना होगा, तख्त ए ताऊस, इसी को कहते थे मयूर सिंहासन। क्यों कहते थे मयूर सिंहासन? इसकी जो शेप थी ना पीछे, वो देखने में मोर टाइप की थी, जैसे मोर बैठा हुआ हो। तो उसमें जड़ाऊ काम था, बेशकीमती हीरे लगे हुए थे इसके सोफे में जिस पे ये बैठता था। तो उस सोफे को उठा के यहाँ से ये नादिर शाह ले गया। ये इतना भारी भरकम सोफा नादिर शाह अपने देश ले गया। और इसके अलावा इसके पास वो एक हीरा था ना हमारा फेमस कोहिनूर हीरा, वो भी यही ले गया। कोहिनूर की भी ढेर कहानियां, पता नहीं कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी। तो कोहिनूर हीरा जो है वो हमारे देश की तेलंगाना, जो आज एक राज्य है ना, इसकी खदान से निकला था, तेलंगाना की खदान से। कभी बहुत पहले तो एक राजा था, कोई इंडियन राजा, उसने ये गिफ्ट दिया था। कोई कहते हैं डर के मारे दिया था, कोई कहता है गिफ्ट दिया था। उसने ये गिफ्ट दिया था अलाउद्दीन खिलजी के खास आदमी को, मलिक काफूर को। मलिक काफूर बहुत ताकतवर सेना लेके दिल्ली से दक्षिण भारत गया अटैक करके उनको लूटने के लिए। तो उसने एक तरह से हार मान ली, हाथ जोड़ दिए और कहा कि भाई ये मेरी तरफ से, मैंने आपकी अधीनता मान ली, ये गिफ्ट कर देना अलाउद्दीन को दिल्ली जाके। तो साउथ इंडिया के तेलंगाना के एरिया की खदान से निकला था कोहिनूर हीरा, जिसको मलिक काफूर नाम का एक आदमी दिल्ली लाया था और उसने ये दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। ये बहुत पुरानी घटनाएं हैं, 13वीं शताब्दी की। फिर घूमते 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 वो पता नहीं कहाँ से फाइनली हमने देखा शाहजहां के ने अपने दरबार में अपने पास रखा हुआ था कोहिनूर हीरा, जिसको लूट के कौन ले गया? नादिर शाह। और इसने दो इंपॉर्टेंट चीजें लूटी, एक तो कोहिनूर हीरा और एक ये सिंहासन तख्त ए ताऊस, जिसका एक नाम क्या है? मयूर सिंहासन। कहते हैं ये उस टाइम का सबसे सुंदर बैठने का एक सिंहासन था और इसको डिजाइन किया था बेबादल खान ने। बेबादल खान इस आदमी का नाम था जिसने इसको डिजाइन किया था। तो यहाँ से ये सब लूट के गया तो अंग्रेज देख रहे थे, अंग्रेज लेकिन चुपचाप बैठे थे क्योंकि उनको इंडिया अपना नहीं लगता था। उन्होंने जब ये सब देखा तो उनको एक बात समझ में आई कि अगर शाहजहां के बनाए इस तख्ते ताऊस को और कोहिनूर हीरे को ये औरंगजेब के वंशज नहीं बचा पाए तो फिर तो कोई भी आए लूटे। 1739 के बाद इनकी हिम्मत बढ़ी और 1757 में BEIC ने एक खुली चुनौती दे दी बंगाल की तरफ के राजा को। बंगाल का नवाब हुआ करता था। बंगाल को कहते हैं कामधेनु गाय थी बंगाल। कामधेनु गाय समझते हो? कई लोग ना देखना ये जो होते हैं ज्वेलरी वाले, जो ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, इन पे ना चांदी की गाय सी रखी होती है, कभी तुमने ध्यान दिया हो तो। एक तो वो होती है जो दान वाली है, वो नहीं, चांदी की गाय। कई लोग एक दूसरे को चांदी की गाय भी गिफ्ट करते हैं, भैया जिनके पास पैसा है, या सोने की को करता हो तो मुझे नहीं पता। तो चांदी की गाय जो बनती है वो कामधेनु गाय की पिक्चर होती है। कामधेनु गाय के बारे में प्रसिद्ध है कि आप जो मांगेंगे कामधेनु गाय उसको पूरा कर देगी। तो बहुत लोग अपने घरों में कामधेनु गाय भी रखते थे उस जमाने में। तो बंगाल को कहा गया कामधेनु गाय। इसका मतलब जो बंगाल में जाके इच्छा करोगे वो पूरी होगी। आदमी को किस चीज की इच्छा? पैसे की। यानी इतना पैसा है बंगाल में, इतना रिच है यहाँ के लोग कि आप जैसा चाहोगे वैसा यहाँ से पा सकते हो। ये फेमस था कि बहुत रिच है बंगाल। अब बंगाल नजर में आ गया BEIC के, तो इन्होंने बंगाल के नवाब, जिसका नाम हुआ करता था सिराजुद्दौला, इसके खिलाफ एक संघर्ष छेड़ दिया और इसके सबसे खास आदमी को खरीद लिया जिसका नाम था मीर जाफर। ये इंडिया में सबसे पहला गद्दार था जिसने इंडिया के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। इसका भुगतान हम लास्ट तक भुगते। हम 200 साल हमने जो किया ना, उसमें सबसे पहला जो था जड़ काटने का काम वो इसने किया। मीर जाफर ने गद्दारी करनी मंजूर कर ली सिराजुद्दौला के साथ। और किसके साथ अपनी वफादारी दिखा रहा है? BEIC। BEIC को इससे कोई लगाव नहीं था, उसने इसको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और एक युद्ध की बातचीत शुरू हो गई जिसमें एक तरफ बहुत ताकतवर बड़ा नवाब की सेना और एक तरफ बिल्कुल छुटकू सी सेना BEIC की। नवाब की सेना में बहुत ज्यादा आदमी थे, बहुत ज्यादा हाथी और सब कुछ। हम तो जैसे हम इंडिया में देखें तो हम बहुत समृद्ध और अमीर टाइप के राजा थे हमारे। BEIC का मजाक टाइप की सेना थी।
कोई तो कहता है कि 3,000 थे, कोई कहता है 300 ही थे बस, उसके 50,000। 300 आदमी किसी भी तरह से, या 3,000 भी आदमी 50,000 के सामने कैसे टिकेंगे? इम्पॉसिबल है ना। अगर थप्पड़ 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 भी मारें तब भी नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर नहीं आएगा। तो 300 आदमी कैसे लड़ सकते हैं? तो इसीलिए ये दिखता था कि ये तो हारेगा। नवाब पूरा कॉन्फिडेंट था कि भाई ये मच्छर टाइप के लोग आ गए हैं और हम तो वैसे इतने बड़े नवाब हैं। लेकिन बेटा जब इसने, नवाब ने अपनी फौज को आदेश दिया ना कि आक्रमण, तो कोई भी नहीं हिला। वो 50,000 में से एक सिंगल आदमी नहीं हिला। इसको लगा इनको शायद सुना ही नहीं आया। इसने पीछे मुंह करके फिर कहा आक्रमण, कोई भी नहीं हिला। फिर इसकी समझ में आ गया कि मेरी सेना बिक गई। एक्चुअल में इस सेना को, क्योंकि लीड जो कर रहा था वो कौन था? मीर जाफर। और उसने पहले ही कहा था जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूंगा, राजा कुछ भी कहता रहे, तुम्हें नहीं काम करना। सारी सेना सेनापति के अंडर ही तो काम करती है ना। तो मीर जाफर के बिना इशारे के कोई हिला ही नहीं। इस बात को नवाब ने फील कर लिया कि गद्दारी कर गया मीर जाफर। खैर क्या बिगड़ना, 300 आदमी क्या बिगाड़ेंगे। और ऐसे कुछ खास आदमी बेटा हर राजा रखता था, बहुत क्लोज वाले। तो राजा की ये हरकत देख के पीछे की, जो इसके बहुत खास से आदमी थे, उन्होंने इसको घेर लिया और कहा तुरंत निकलते हैं सर यहाँ से। इसको लेके वहां पहुंचे। इसको ये बात विश्वास नहीं हुआ कि मतलब इस तरह से कोई गद्दारी कर सकता है। विदेशियों के साथ जाके मिल गया। कोई पड़ोसी राजा के साथ मिले समझ में आता है, विदेशियों के साथ जब ये घर गया ना, तो मीर जाफर पहले से इस चीज़ के लिए तैयार था कि शायद राजा भागेगा। हर आदमी अपनी जान बचाता है। तो उसने अपने बेटे को पहले से कह रखा था कि जब ये आएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि भैया घर ही जाएगा महल में। यहाँ का जहाँ दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे के पीछे से इसका बेटा पहले से तैनात था तलवार लेके, क्योंकि या तो वहाँ मारा जाएगा, नहीं तो घर आएगा, घर तू मार देना। अब जब उसने एंट्री की, उसको आइडिया भी नहीं था कि भाई मतलब घर में भी कोई इस तरह का चोर बैठा होगा। वो जैसे दरवाजे से आगे गया, मीर जाफर के बेटे ने एकदम से उसका सर कलम कर दिया। सिराजुद्दौला, बस कहते हैं प्लासी की लड़ाई, एक्चुअल में कोई लड़ाई हुई नहीं थी। इस तरह से आपके देश का पहला गद्दार आदमी अपनी गद्दारी के चलते इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान करवा देगा। मीर जाफर का सपना क्या था कि नवाब मर जाए, ये BEIC जीत जाए, तो BEIC मुझे क्या बना देगी? नवाब। लेकिन ये भूल गया कि BEIC को नवाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पैसे से मतलब है। BEIC ने इसको बना दिया नवाब और फिर कहा कठपुतली की तरह काम करना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वो देना पड़ेगा। रोज इसके पास जाके बड़ा अफसर बैठता इसकी राजधानी में, इसके राजभवन में, और कहता भाई जा 10 लाख ले आ। तो इसने लाखों करोड़ों रुपए उस जमाने में ऐसे ही गवा दिए। फिर जब इसने मना करना शुरू किया कि नहीं मैं कब तक दूंगा यार, तुम ऐसे रोज आ जाते हो, तो फिर उन्होंने कहा कि तू है थोड़ी ना नवाब बनने लायक, तू तो कठपुतली है, हट जा यहाँ से। और दूसरा आदमी मीर कासिम, मीर कासिम थोड़ा सा समझदार था। जैसे मीर जाफर बेवकूफ़ था, गद्दारी कर गया अपने लोगों से, मीर कासिम को लगा कि इनसे सीधे तो पंगे मोल लेना बेवकूफ़ी है। मैं कहूँगा नहीं देता मैं, अगर कि भैया तुम्हें ये पैसा तो मार देंगे या हटा देंगे। मीर कासिम ने सोचा ये रोज़ मेरी राजधानी में आते हैं, क्यों ना मैं राजधानी उठा के इतनी दूर ले जाऊँ कि इनको रोज़ आने में अपने आप ही आलस आए। कहते हैं 100 किलोमीटर दूर उठा के वो अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। किस आदमी ने? अब 100 किलोमीटर रोज कौन कैसे जाए? आज तो चलो गाड़ियां हैं, तब गाड़ियां थोड़ी ना थी, तो घोड़े पे बैठ के जाना, हाथी पे इतना आसान नहीं था। एक तरीके से मीर कासिम बच गया, लेकिन फिर भी 100 किलोमीटर महीने में 1-2 चक्कर तो कोई मार ही देगा। तो मीर कासिम को था कि भाई इस तरह से ये तो भागने से काम नहीं चलेगा, लड़ना तो पड़ेगा। इसने थोड़ा दिमाग दौड़ाया और मीर कासिम ने, मैंने कल भी आपको बताया था, 3 लोग इकट्ठे कर लिए। एक तो दिल्ली का नवाब, और एक अवध का, और एक इसका खुद का मीर कासिम। फिर आगे जाके ना इसमें कई सारे और भी लोग जुड़ गए। तो इन तीनों की सेना इकट्ठी हो गई और तब तक BEIC ने भी अपनी सेना थोड़ी बड़ी कर ली, क्योंकि उसको पता था अब आगे जाके मुझे लड़ना पड़ेगा। फिर BEIC ने, जैसे इनका एक चैलेंज हुआ, सच बात है कि लड़ाई हुई थी यहाँ, बक्सर का युद्ध 1764 में। अब सोचो 57 से 64 मतलब कितने साल बीते? 7 साल। 7 साल में BEIC भी बहुत चीज़ें सीख गया कि कैसे लड़ना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। इस लड़ाई में ये एक फैक्ट है, इन तीनों की सेना को बक्सर के युद्ध में BEIC की छोटी सी सेना ने हरा दिया। और इस हार का अंजाम हमने बहुत लंबा चौड़ा भुगता। जो बंगाल का नवाब था, इसका तो मर्डर कर दिया गया। जो अवध का नवाब था, मैंने कल बताया था 50 लाख रुपए उस टाइम पर, और चुनार का अभेद किला। अब सोचो इनको किला मिल गया, उस किले में ये आराम से अपने सेना रखेंगे, अपने हथियार रखेंगे। किला बनाने में तो बहुत साल लगते हैं ना, टैक्स का पैसा चाहिए होता था। अब इनको बना बनाया किला मिल गया। और इन्होंने जो शाही था ना, औरंगजेब का वंशज, जो कहाँ बैठता था? दिल्ली।
इसको कहा आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप दिल्ली में रहिए, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सारा टैक्स अब के बाद हमारे हाथ में आएगा। सबसे ज्यादा टैक्स आता ही कहाँ से था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी मिल गई इनको। दीवानी का मतलब टैक्स कलेक्शन का अधिकार। और इस तरीके से बीईआईसी ने अपने पैसे परमानेंट आने का जुगाड़ कर लिया कि मेरा परमानेंट पैसा आता रहेगा। किस बेल्ट से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। सोचो हर 5वें 6ठे महीने में फसल तैयार हो जाती है। अब दिसंबर में जो फसल लगी है गेहूं, अब वो मार्च अप्रैल में कटेगी, टैक्स आ गया। फिर जो भी फसल 2-3 महीने की, उसका टैक्स आ गया। फिर जो ये धान लगेंगे, लगातार पैसे का साधन बन गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा। जो पहले किसके घर जाता था सारा पैसा? दिल्ली के नवाब। अब वो किसके घर जाएगा? बीईआईसी के खजाने में। जब पैसा ज्यादा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये किसको बढ़ाते चलेंगे? सेना। धीरे 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 करते करते इन्होंने सेना का साइज बढ़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने घोड़े खरीदने शुरू कर दिया, हाथी खड़े कर लिए, सेना बढ़ गई। अब उस सेना से ये हमें ही तो परेशान करेंगे। देखो पैसा भी हमारा, सेना भी हमारी, क्योंकि विदेश से सेना थोड़ी आएगी, हमारे ही लोगों को काम दे रहे हैं। और सोचो 3 साल में ये इतने ताकतवर हो गए। 1767 में इन्होंने प्लान किया कि भैया अब दक्षिण की तरफ नजर करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये वाली बेल्ट तो इनको मिल गई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इनकी सबसे पहली नजर गई कि साउथ में कौन ताकतवर है। तो यहाँ एक एरिया हुआ करता था जिसका नाम आज मैसूर है। उस टाइम पे भी ये था। मैसूर में एक छोटा सा, एक बिल्कुल यंग सी एज का लड़का पहले सेना में भर्ती हुआ, जिसका नाम था हैदर अली। बहुत काबिल था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन काबिल था। अपनी काबिलियत के दम पे ये छोटा सा सैनिक सेनापति बन गया। जैसे जिसमें कैलिबर होता है ना, वो निकल आता है बाहर। सेनापति से फिर ये इस एरिया का हेड बन गया। और इसने फिर एक शहर भी बसा दिया यहाँ, जिसका नाम आज भी लिया जाता है डिंडीगुल। ये डिंडीगुल शहर किसने बसाया था? फिर इसने प्रॉपर्टी बढ़ानी शुरू की। इसने शस्त्रागार बना लिया यहाँ, ये आर्म्स जो हथियार हैं ये बनाने लग गया। और धीरे 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 करके इसने बढ़िया अपनी फौज इकट्ठी कर ली। इस एरिया पे इसका कब्जा हो गया। लेकिन ये कोई पुश्तैनी राजा नहीं है, ये किसी राजा का बेटा नहीं है, ना इसके बाप दादा की कोई पुश्तैनी ऐसी जमीन जायदाद। ये तो काबिलियत से आगे बढ़ा है। तो बीईआईसी ने अगली जो नजर डाली कि भैया किस पे अटैक करना है, तो बीईआईसी को लगा अब अगला टारगेट रखते हैं इसको हराना, क्योंकि इसकी बैक कोई ऐसे राजा महाराजाओं वाली नहीं थी, ना इसके कोई संगी साथी ज्यादा। तो बीईआईसी ने 1767 में अपनी फौज इकट्ठी करके और पड़ोस के 2 राजाओं को, इनके ऊपर ना एक बहुत ताकतवर लोग थे जो पुश्तैनी अमीर और राजा थे, जिनको बोलते हैं मराठे। क्योंकि मराठे तो पुश्तैनी, भाई शिवाजी महाराज के बाद देखो तो उनकी पुश्त, फिर आगे ये पेशवा वेशवा सब पुश्तैनी तो थे। ये इनको लगता था भाई हम तो राज करने के लिए पैदा हुए हैं। इनके आसपास दूसरी प्रॉपर्टी पे अगर नजर डालें, मान लो ये वाली प्रॉपर्टी, तो यहाँ भी जिसको आज तुम कहते हो ना ये हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, ये भी पूरे यहाँ पे राजा हुआ करते थे। और इनकी कम्युनिटी को कहते थे निज़ाम। इन राजाओं के नाम के आगे निज़ाम लिखा जाता था। तो निज़ाम उल मुल्क नाम के आदमी ने ये शहर बसाया था पुराने टाइम में, एक साउथ की तरफ। अब ये निज़ाम और ये मराठे और ये कौन था ये आदमी यहाँ पे? हैदर अली। ये तीनों इंडियन हैं। इनमें से ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये भी मुस्लिम है, लेकिन इनके मन में नहीं है ये हिंदू मुस्लिम, ये सब इंडियन है। प्रॉब्लम ये है कि ये ना एक दूसरे से कटे कटे से रहते हैं, इनमें यूनिटी नहीं है। और ये बात बीईआईसी जानती है। तो बीईआईसी देखना कैसे चाल चलेगी, टारगेट रखेगी पहले इसको ठीक करना, क्योंकि उसको लगेगा कि ये कोई पुश्तैनी राजा थोड़ी ना है, इनके खिलाफ मैं इन दोनों को भड़का देते हूँ। तो बीईआईसी आके इसको और इसको दोनों को कहेगी कि भाई तुम टाइम पे मेरी मदद कर देना, मैं अटैक करूंगा मैसूर के ऊपर और तुम दोनों भी अटैक करने आ जाना। और इस तरीके से हम मैसूर को जो है खत्म कर देंगे, मैं दोनों में आधा आधा बांट दूंगा। चालाक थे ही बीईआईसी वाले। इसकी चालाकी में ये दोनों फंस गए शुरू में, निज़ाम भी और मराठे भी। लेकिन जितने ये चालाक थे ना, उनसे थोड़ा सा और चालाक हैदर अली था। अनपढ़ था, पर सोचो जिस आदमी ने बहुत गरीबी झेली हो, बिल्कुल नीचे से निकल के जो ऊपर तक पहुंचता है ना, वो बुद्धिमान भी बन जाता है। उसने लाइफ को बहुत टफ टाइम में देख लिया। ये जानता था कि ये गद्दार है, ये घटिया हैं। इसने अपने गुप्तचर प्रणाली बहुत सक्रिय की और इसने पता लगवाया कि भैया बीईआईसी का प्लान क्या है। तो इसको पता चला कि अगला प्लान तो मेरे ऊपर अटैक होगा। और मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कौन कौन इन्होंने बहला लिए? पड़ोसी अकेले तो कैसे आते। इसने अपना आदमी मराठों के पास भेजा और मराठों को मैसेज दिया कि भाई देखो, तुम लड़ोगे मुझसे, ठीक है हम पड़ोसी हैं, आज तुम लड़ लोगे कल मैं लड़ूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम बीईआईसी की बात मान तो गए,
और इसने ये पता किया कि ये क्यों लड़ेंगे, तो इसने इनको कैश दिया था उस ज़माने में 20 लाख। इनके घर से थोड़ी ना गया था, बंगाल बिहार उड़ीसा से पैसा इकट्ठा होके आया, इन्होंने उठा के बाहर के उस पैसे को और मराठे को दे दिया, ले भाई मराठा इनको पेशवाओं को कि लो जब मैं आऊँ तो मदद कर देना। हमारे देश का पैसा हमारे से ही इकट्ठा किया गया, हमारे ही लोगों को लड़वाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात हैदर अली ने पता लगवा ली कि भैया कितने में सौदा हो गया, 20 लाख। हैदर तेज था, इसने कहा मराठों को तुम 20 लाख में बिक रहे हो ना, मैं 35 लाख रुपए तुम्हें दूंगा कैश, पर तुम्हें BEIC को ये नहीं बताना कि तुम बिक गए हो, तुम ये दिखाना कि हम तो तेरे साथ हैं, आजा और हम तेरी मदद करेंगे। और जब वो आएंगे तो BEIC को एक तरह से चीट करना है तुम्हें, उसके बदले कितने रुपए दे रहा हूँ, वो तो इसलिए दे रहे हैं कि तू लड़ने आएगा, भाई तू लड़ेगा कल को चल वे तो वापस चले जाएंगे, मैं तो तुझे बाद में मारूंगा, तो इससे बढ़िया है तू ये उसके भी 20 लाख रखे रख, ये मत कहना मैं नहीं आऊंगा, मेरे 35 पकड़ लेकिन तू आना मत। तो एक तरह से मराठों को फील हुआ कि यार हम क्यों हम लड़ने जाएं, भैया फ्री में 20 वो देगा, 35 हम आराम करें, हमें क्या जरूरत है लड़ने की। मराठे भी समझदार थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आएंगे तो आ जाएंगे और क्या बिगाड़ लेगा कोई, भाई विदेशी है ना वो। मराठों से फ्री हो गया हैदर अली। निज़ाम को इसने मैसेज भेजा, निज़ाम को के पास बहुत पैसा था तो निज़ाम पैसों में तो नहीं बिकेगा, इसने निज़ाम को कहा कि ठीक है आ जाना लड़ने, पर यूँ याद रखना BEIC वापस भी जाएगा, फिर तू और मैं हैं बस यहाँ, फिर मैं जो है तुम मुझे मान ले हरा भी देगा, लेकिन कोई दिन तेरा कोई दिन मेरा भी तो आएगा ना, तो फिर उसके बाद का अंजाम तू देखना। तो निज़ाम ने सोचा यार मैं क्यों बर्बादी में शामिल हूँ, भाई मैं इसके लिए इनसे लड़ूँ, ये तो लड़ लड़ा के भाग जाएगा, फाइनली रहना तो मुझे है ना, मैं क्यों पड़ोसी से पंगेबाजी लूँ। तो निज़ाम ने भी सोचा कि मैं क्यों जाऊँ, तब तक BEIC इतना स्ट्रांग भी नहीं था। निज़ाम ने भी एन मौके पे मना नहीं किया, आया ही नहीं, ये अपना चौड़ा होकर चल पड़ा कि मेरे पास तो 3-3 आदमी हैं और मैं तो भैया जीतूंगा ही जीतूंगा। जब ये यहाँ आया तो इसको धक्का लगा कि ना तो मराठे पहुंचे और ना निज़ाम। अब सोचो ये फंस गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रिपेयर था, इसने इनकी फौज जब आई इसकी टेरिटरी में तो इनको खूब पीटा। अब ये इतने पिटे, ये फैक्ट है कि ये भागने लगे और भागते भागते इनको रास्ता नहीं दिखा तो ये यहाँ भाग गए। यहाँ एक जगह हुआ करती थी जिसको हम पहले मद्रास कहते थे। मद्रास में इन्होंने बहुत पहले एक व्यापारिक कोठी, 3 कोठी बनाई थी ना इन्होंने, बम्बई में, मद्रास में और बंगाल में, तो अपनी कोठी में घुस गए। फिर हैदर अली इनके पीछे पीछे इनकी कोठी में पहुंचा और हैदर अली ने इनको बस ये गलती कर दी, थोड़े काइंड हार्टेड थे हम, इनको जान से नहीं मारा। ये बड़े बेशर्म थे, तभी घुटनों पर बैठ जाते थे कि सर गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो हैदर अली ने इनको माफ़ कर दिया और एक कागज़ तैयार करवाया, एक तरह से था ना दोनों के बीच में एक संधि हुई, जैसे कहते हैं मद्रास की संधि। इसमें लिखवाया हैदर अली ने कि मेरा जितना नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने 35 उनको दिए और लड़ाई झगड़े भी किए, ये सब तुम भरोगे, एक ये लिखवाया। दूसरा लिखवाया कि कल को मेरे ऊपर कोई अटैक हुआ तो तुम मेरी मदद करोगे, ऐसी ऐसी बातें लिखवा दी और इस लड़ाई के जिम्मेदार तुम हो। वो इतने बेशर्म थे, हाँ 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 करके चले गए। फिर वहां जाके बोले नहीं देते पैसा, तो कोई क्या बिगाड़ लेगा, उनके घर जाके उनको पीटो मारो अलग बात है। तो इस तरीके से पहली लड़ाई में कौन जीत गया, हैदर अली, और ये अपनी बेइज्जती करा के वहां चले गए। लेकिन पता है ये बेइज्जती भी नहीं मानते थे, ये थोड़े से ना बेशर्मी ज्यादा थे, इनको शर्म भी नहीं आती थी कि हमारी बेइज्जती हुई है। वापस चले गए, इनके मन में ये रह गया कि यार बेइज्जती हुई है, बदला तो लेना पड़ेगा, जब ताकत होगी तब देखेंगे। ये कब की घटना है, हाँ बेटा किसका, ये आंगल मैसूर युद्ध, 4 आंगल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूरू वॉर बोल देते हैं। पहले सुन लो बेटा, ये सब कहानी ना किताब में मैंने नोट्स में डाली हुई है। पहली लड़ाई हो गई, 2 साल चली है लड़ाई, ऐसा नहीं एक दिन की कहानी है, 2 साल चली। ये कब थी, ये 1767 से 69। अब इनके मन में ये टीस थी कि हम बेइज्जती हो गई हमारी, बदला लेना है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा वापसी में। इन्होंने दूसरा युद्ध किया 1780 में, देखो 11 साल बाद फिर से आ गए ये। इस बार मराठे और निज़ाम थोड़ा सा बिक गए, जैसे होता ना भाई, हाँ ठीक है, कुछ टाइम बाद इनकी भी थोड़ी धाक सी बनने लग गई थी, पर कोई बात नहीं। हैदर अली इनसे लड़ा 80 से और ये लड़ाई चली 84 तक। इस बीच में हैदर अली बुजुर्ग हो गए, और बुजुर्ग होकर आदमी मरेगा भी एक दिन, जो आया है वो जाएगा भी ना। बीच में इनकी डेथ हो गई 1782 में। ये बात बाहर किसी को पता नहीं चली कि राजा मर गया, लड़ाई में नहीं मरा,
बीमार होके उम्र के अकॉर्डिंग मर गया। अब ये मर गया तो इसी टाइम पर बीच में इसके बेटे की एंट्री होती है जिसका नाम है टीपू सुल्तान। आप सबने सुना होगा टीपू सुल्तान बहुत पढ़ा लिखा काबिल लड़का था और एक फेमस नाटक था दैट स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। इसके पास एक बहुत भारी भरकम तलवार हुआ करती थी और ये थोड़ा ना शौकीन टाइप का था, पढ़ा लिखा भी था, विदेशों से इसका कॉन्टैक्ट था। ये उस जमाने में फ्रेंच जो पीपल थे ना इनके साथ कॉन्टैक्ट में था। और फ्रांस में जब ये था ना जवान तब एक क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। तब बेटा हमारे यहाँ टीपू सुल्तान ही तो था साउथ में, तो ये पूरा कांटेक्ट रखता था कहाँ क्रांति हो रही है, कैसे क्या करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है। तो ये लगातार विदेश जाता था, काम संभाला। पर पता है क्या होता है, जब आप काम में पहली बार एंटर करते हैं ना तो एकदम से नहीं आता आपको काम करना। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें गलतियां होती हैं, धीरे धीरे आप सीखते हैं। कोई भी ऐसा इनबॉर्न नहीं है कि आप आए एकदम से नंबर वन आ गए। तो जब ये बीच में काम संभालने आया तो काम उतना अच्छा नहीं संभला और ये लड़ाई 50-50 पे खत्म हुई। ना तो ये जीते और ना वो हारे, तो बीच में एक संधि हो गई, एक समझौता हो गया और एक तरह से दोनों जो है ना बराबरी पर रह गए। जैसे इसमें तो ये लोग जीते थे लेकिन इसमें बात 50-50 पर आई। 50-50 पर आना इनका नुकसान था क्योंकि एरिया इनका था, तो एक तरह से माना गया कि कहीं ना कहीं कमजोर पड़े। अंग्रेजों के मन में था कि वापस जाएंगे। 1790 में फिर आ गए। ये लड़ाई चली 2 साल। इस लड़ाई में टीपू ने नुकसान खाया और टीपू की टेरिटरी के अंदर, इसकी राजधानी के अंदर घुस गए ये BEIC वाले। इसकी राजधानी हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। और राजधानी में घुस के, इसके महल में घुस के इन्होंने लिखत पढ़त में लिखवाया कि 3 करोड़ रुपए तुझे हमें दे। बेटा आराम से बैठ जाओ, ये इसको बेंच को ज्यादा नहीं खिसकाओ। तो इसने लिखवाया अंग्रेजों ने 3 करोड़ रुपए तुझे देने हैं हमें कैश। इसके पास नहीं थे कैश, एकदम से 3 करोड़ कहाँ से आए? तो इसने कहा ठीक है बाद में दे दूंगा। बोले तेरा क्या भरोसा? इसके 2 यंग लड़कों को, एक हार्डली 8-10 साल का, एक 12-13 साल का, इसके दोनों बेटों को पकड़ के ले गए अंग्रेज कि जिस दिन पैसे जमा करा देगा ना उस दिन ये लड़के तेरे और नहीं तो ये हमारे। किसी राजा के घर के अंदर, राजधानी के अंदर से उसके बेटों को ले जाना एक बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। ये किसकी बेइज्जती हो गई है? तो इसका मतलब एक तरह से बहुत नीचे माना गया। इसके कुछ साल बाद टीपू सुल्तान बहुत दुखी था, परेशान था, पर वो ना यंग था। यंग एज में क्या होता है, आप दोबारा से लड़ने की हिम्मत जुटा लेते हैं। तो उसने लगातार कांटेक्ट किया फ्रांस में। फ्रांस में उस टाइम पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी आपके यहाँ है, ये उतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन ये लगातार फ्रांस में एक क्लब बना था गरीबों का, मजदूरों का, बहुत मतलब लोअर ग्रेड के जो लोग थे जिनको मानते थे लोग, उन लोगों ने, वो क्लब था जैकोबिन क्लब, ये उसका मेंबर बन गया। और इसने लगातार फ्रांस को कहा कि यार देखो ब्रिटेन तुम्हारा दुश्मन है, ब्रिटेन मेरा भी दुश्मन है, इसने मेरा भी जीना हराम कर दिया, तुम मेरी मदद कर दो। इसने एक लेटर लिखा। उस जमाने में लेटर मैंने बताया पानी के जहाज से जाते थे। इसका वो जो हेल्प मांगने वाला लेटर था ना 1799 में इसने वो लिखा था और वो रास्ते में अंग्रेजों ने पकड़ लिया। मस्कट नाम के शहर में वो लेटर पकड़ा गया। इन्होंने पढ़ा, इन्होंने ये, वो अंग्रेजों ने ये बात यहाँ भेजी कि तुम वहाँ बेवकूफ़ों बैठे हो, तुम्हें ये अकल भी नहीं है, ये कहाँ फ्रांस से मदद मांग रहा है और फ्रांस हमारा दुश्मन है। कल को फ्रांस अगर आ गया इसकी मदद करने तो तुम्हारे वहाँ पैर टिकेंगे नहीं। उन्होंने प्लान किया कि इस आदमी को जिंदा रखना, अब अपनी मौत को बुलावा देना है क्योंकि ये लगातार कांटेक्ट में है फ्रांस के। 1799 में जब ये लेटर पकड़ा गया अंग्रेजों ने तुरंत इसके ऊपर चढ़ाई कर दी और ये कहा कि भाई अब टारगेट संधि समझौते नहीं है, न 3 करोड़ रुपए और इसके लड़के, अब टारगेट है इसको मारना। और 1799 में चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ और इसमें कोई संधि कोई समझौता नहीं हुआ, बल्कि टीपू सुल्तान को मार डाला गया क्योंकि इनका टारगेट ही ये था। तो बाप बेटे दोनों का अंत हो गया। इसके बाद फिर इनकी कम्युनिटी का कुछ नहीं चला। तो 4 लड़ाइयाँ हुई हैं साउथ की तरफ मैसूर पर, इन्हें कहते हैं आंगल मैसूर युद्ध। तो कुल कितने हुए हैं ये? 4, जिनमें पहले में कौन जीता था? हाँ, आंगल इसलिए क्योंकि अंग्रेज हैं और मैसूर क्योंकि प्रॉपर्टी मैसूर की है। लड़ाई हुई है 2 बार, पिताजी थे लेकिन दूसरी बार में पिताजी मर गए, फिर दूसरा मिड से और तीसरा संभाला। सेकंड में आंगल मैसूर युद्ध। फर्स्ट में तो अंग्रेज हारे थे ना, कौन सी संधि हुई थी? वो मद्रास की। इसके बाद जो तीसरी संधि थी, दूसरी संधि जो थी मंगलुरु की संधि थी, वो जिसको बंगलुरु कहते हैं, उसी के पास मंगलुरु, मंगलूर या मंगलौर की संधि भी कह देते हैं।
तीसरे अंगल मैसूर युद्ध में इसकी राजधानी में घुस गए थे ना, ये क्या नाम था इसका, श्रीरंगपट्टनम, जिसमें बहुत नुकसान हुआ था, इसका आधा एरिया छीन लिया, इसके बेटों को पकड़ के ले गए और 3 करोड़ रुपए कैश। चौथे अंगल मैसूर युद्ध में कोई संधि नहीं हुई, यहाँ किसकी मौत टारगेट थी, है टीपू सुल्तान। तो टीपू की मौत टारगेट बना के 99 में उसको मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ कर पाता, तुरंत मार डाला। यहाँ मौत हुई थी हैदर की, लेकिन हैदर को मारा नहीं गया था, हैदर अली नेचुरल तरीके से बीमार होकर मर गए थे 1782 में। आ गए समझ में ये। अब इनके अगर सन लिखे तो 1767 से 69 2 साल, ये 1780 से 84, ये 90 से 92 और ये 1799। अगर ध्यान से देखो 67 से 77, 87, 97 और 2 साल, इसका मतलब 32 साल तक अंग्रेज लड़ाई करते रहे थे इन बाप बेटों के साथ। और इस लड़ाई के बाद फिर ये पूरी प्रॉपर्टी इनको मिल गई। कौन सी प्रॉपर्टी, ये मैसूर। तो मैसूर पे अब BEIC का कब्जा, कैसे भारत इन्होंने धीरे धीरे करके अपने कब्जे में लिया, वो सीरीज समझा रही हूँ मैं। आया समझ में ये। तो इन्होंने पहले 3 शहर अपने बनाए थे, कौन कौन से, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। स्टार्टिंग में इन्होंने आके अपनी फैक्ट्री, जब ये आए तो दोनों तरफ फैक्ट्री बनी हुई थी। एक तरफ किसका राज था जब ये लोग आए, इस तरफ पुर्तगाली, और इस तरफ डच का। इन्होंने आके फॉर्मेलिटी तो यहीं की, लेकिन परमिशन किसकी मांगने लग गए, सूरत की। फिर अंग्रेज, इसने क्या कहा जहांगीर ने, किससे लड़ लो, पुर्तगालियों से। कौन सी लड़ाई थी वो, स्वाली गांव में, जिसमें कौन जीता, ब्रिटिशर्स जीते। ब्रिटिशर्स जीतने के बाद पुर्तगाली भी समझ गए हमारा समय गया, इन्होंने क्या गिफ्ट कर दिया इसको, मुंबई। फिर यहाँ से चौथे वो बोले भैया यहाँ तो अपने आप ही लड़ाई झगड़े, हम चलते हैं। कौन थे वो, डेनिश। लास्ट में कौन टिके, फ्रेंच। 2 ताकतवर थे, एक इंग्लैंड और एक फ्रेंच। फ्रांस से लगातार कौन भी कांटेक्ट में था, जिसकी कहानी पड़ी, टीपू। टीपू कौन से युद्ध में लड़ा और मारा गया, चौथे में। कितनी लड़ाई हुई है, 4। पहली में पिताजी जीते, दूसरी में 50-50, तीसरी में बेटा हारा, चौथी में बेटा मारा गया। पिताजी दूसरी में मारे गए 1782 में और बेटा 1799 में। क्लियर ये कहानी सारी, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल इसको किताब से ही, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया मैंने तुम्हें, कल इसको बुक से पढ़ा दूंगी। हाँ बेटा, बेटा वो मैं बता दूंगी, मिक्स है वो, पढ़ा दूंगी, चिंता ना करो, ठीक है।